पहली बार वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया था, जिसको अब विश्व मृदा दिवस कहते हैं। वो 5 दिसंबर को होता है। और उस योजना के पीछे सरकार का एक उद्देश्य था कि पूरे सारे किसान भाइयों की मिट्टी की जांच हो जाए, और मिट्टी की जांच के बाद जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनेगा, उस सॉइल हेल्थ कार्ड में ये पता रहेगा कि ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है। पौधों के अच्छे विकास के लिए, पौधों के अच्छे उत्पादन के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, मैग्नीज, निकेल, ऐसे 17 तत्व हैं। ये सारे तत्व हमें मिल जाते थे जब हम एक आध सीजन में फसल नहीं करते थे, खाली खेत की जुताई करते रहते थे। घास उगी और जुताई कर दी। गोबर की खाद हम पर्याप्त डालते थे। घरों के जो अवशेष थे, हमारे कूड़ा करकट था, उसको घूरे पे हम सड़ा के और खेतों में डालते थे। लेकिन अब गोबर की खाद का उपयोग कम हो गया है, रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ गया है। दूसरा, हर चीज के लिए हम दवा पर निर्भर हैं। जैसे भी चर्चा हो रही थी, हमने भी प्रयोग किया। खेत तैयार नहीं थे, हमारी ऑफिस की जो जमीन है, समय निकला जा रहा था, तो हमने एक खेत ऐसा था 2-2.5 एकड़ का, जिसमें नमी थी, तो थोड़ी सी गहरी बोनी करना चाहिए चने की, ऐसा हमने हमारे दादाजी से सुना था। पिताजी ने तो खेती नहीं की, वो नौकरी कर रहे हैं, पर दादाजी खेती करते थे और हम उनके साथ ज्यादा रहे हैं। तो वो चना की बोनी थोड़ी गहरी होती थी, तो हमने भी चना की बोनी थोड़ी गहरी कराई। चना अच्छा होगा, बढ़िया रहा। दूसरा खेत एक ऐसा था जिसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा था। हमने कहा कोई बात नहीं, तैयार कर लो, रोटावेटर चला दो और सूखे में बोके पानी लगाओ। अब क्या करो, और कोई विकल्प ही नहीं है कि अभी इसमें पलेवा करेंगे तो 15 दिन और लग जाएंगे। तो उसमें चना कम, कचड़ा ज्यादा। चना के अगर 10 पौधे हैं 1 मीटर में, तो घास के 50 पौधे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चना की, मसूर की, जिनको थोड़ा गहरा बोना है, उनकी बोनी हमें पलेवा करके ही करनी चाहिए। वैसे भी कहते ही हैं अपन कि खेत में अगर नमी है तो हम बोएं, और नहीं तो पलेवा करें, और इसके बाद चना मसूर बोएं। पलेवा आप करेंगे प्री सोइंग इरिगेशन, तो जितना भी खरपतवार के बीज हैं, सोयाबीन हमारा गिर गया या उड़द हमारी गिर गई, तो वो सब जम जाएगी। और जैसे उसमें बता रहा है, हम उसकी जुताई कर दें तो 80% तक कचड़ा अपने आप खत्म हो जाता। इसके बाद आप ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर बोनी करेंगे, तो आपके कचड़े की समस्या कम होगी। और बाद में अगर कभी कचड़ा जमता है तो हम उसमें डोरा कुल्फा चला के कचड़े को खत्म कर सकते हैं। थोड़ा बहुत 10, 20, 25 पौधे बचे तो हाथ से निकाले जा सकते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम क्या हो गया कि जैसे हम गेहूं की बोनी करते हैं उथली, वैसे ही हम चना और मसूर की उथली बोनी करते हैं। और जमीन में ह्यूमस बहुत था, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत था, और पानी भी ज्यादा बरसता था। अब चूंकि बारिश का इंटेंसिटी कम हो गई, जमीन की में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया, तो हमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़े, इस पे विचार करें। उसके लिए आप मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कराने का सबसे उपयुक्त समय है कि आप फसल कटाई के 15 दिन बाद, जैसे हमारी चना, मटर, मसूर, गेहूं की जो फसल है वो कट जाए, उसके 15 दिन बाद मिट्टी को ऊपर थोड़ा साफ करके फावड़े से ऐसा वी आकार का गड्ढा खोदें और उसकी मिट्टी को निकाल के अलग कर दें। फिर जो ऐसी दीवार बनी थी उसको हम लकड़ी से खुरचें, और लकड़ी से खुरच के वहां से 250-300 ग्राम मिट्टी एक जगह से निकालें। जितनी ज्यादा जगह से आप मिट्टी निकालेंगे उतना अच्छा नमूना बन जाएगा। सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, वो मिट्टी हमारी उतनी अच्छी रिपोर्ट आएगी। अभी सैंपल साइज सुना होगा ना आपने, इलेक्शन की फोरकास्टिंग के लिए अलग अलग लोगों ने फोरकास्टिंग करके बताया किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो सैंपल साइज उन्होंने कहा हमारे तो 5000 के लोग थे केवल, तो 5000 से हम पूरी विधानसभा जहां पे 2 लाख वोटर है कैसे आकलन कर सकते हैं। तो सैंपल साइज बढ़ाया जाता है। तो जितनी ज्यादा जगह से आप मिट्टी लेंगे उतनी आपकी अच्छा नमूना बनेगा। आप 5 जगह से लेके 10, 12, 15 जगह की भी मिट्टी ले लें, उसको एक मिक्स करें, और मिक्स करके 4 भाग करें, उसके 3 वहीं छोड़ दें, खेत में 1 ले आए, और उसके साथ अपना नाम, खेत की पहचान, किस खेत की मिट्टी है। मान लो 2-3 खेतों की आपने ली, तो अलग अलग खेतों की पहचान होनी चाहिए ना, नहीं तो भूल जाएंगे। खसरा नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आप मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो सागर में है या तो वहां दे दें, या वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का जो कार्यालय है राहतगढ़ में वहां दे दें, या आपके ग्राम के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उनको दे दें, तो आपका नमूना पहुंच जाएगा और 1-1.5 महीने में आपकी मिट्टी की जांच हो जाएगी। अब 1-1.5 महीना क्यों लगता है? क्योंकि छोटी जो प्रयोगशाला होती है, छोटी जो मशीन होती है, उसमें एक साथ 10 सैंपल होते हैं।
तो जितना खर्चा एक सैंपल का आता है उतना 10 का आता है। एक नमूने के लिए 130 रुपए का, छोटी वाली मशीन में 130 रुपए का केमिकल खर्च होता है। अब अगर अपन पहुंच गए अर्जेंट में कि नहीं आप तो अभी कर दो, तो 1300 रुपए खर्च होंगे ना, मिलना है आपसे कितने पैसे, 150 रुपए। अब तो और ज्यादा हो गया, उसका कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई, 170 रुपए करीब हो गई उसकी कॉस्ट एक नमूने की जांच की। तो आप जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है उसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधा की गई है। और हमारे यहाँ कभी आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कराने तो उसका 750 रुपए है। हमने अपने खुद सॉइल के नमूने भोपाल में कराए ISS में, वहां थोड़ा सस्ता है, वहां यूनिवर्सिटी में महंगा है। 50,000 का बिल दे दिया उन्होंने 14 नमूने का, वो माइक्रोबियल टेस्ट उसका तो पैसे ही नहीं है। टोटल 40 तुमने दिए और 50 मांग रहे हो। तो जब आपको प्राइवेट तौर पर करानी है, वही सेम जांच कृषि विभाग में हो जाती है, लेकिन वहां नमूनों की संख्या ज्यादा होती है, थोड़ा समय लगता है, और एक आध बार हमने नमूना देने के बाद फिर हम भूल जाते हैं उसको, है ना। तो हमें थोड़ा मिट्टी के जांच के प्रति जागरूक होना, भले ही आप खाद ना डालो उसको देख के, लेकिन जांच तो करा लो एक बार, तो कम से कम उसमें लिखा जो है वो तो अपने को समझ में आएगा कहां गड़बड़ी है, उसकी पूर्ति अपन करेंगे। अभी हमने धनिया लगाई फार्म पे हमारे, तो उसमें पत्तियां लाल हो रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा इसमें फास्फोरस की कमी होना चाहिए। तो मैंने एक सॉइल साइंटिस्ट को भेजा, उसने भी कंफर्म किया कि फास्फोरस की कमी है। और वो खेत में हमने उड़द लगाई थी, वहां उड़द कम निकली है। पिछले साल सोयाबीन लगाया था तो ठीक निकला, उड़द कम निकली है। तो उड़द क्या है, कम समय की फसल है, फास्फोरस नहीं मिला तो उत्पादन कम हो गई होगा उसका। तो किस तत्व की कहां कमी हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। मिट्टी की जांच कराएं, और मिट्टी की जांच के बाद जो सिफारिश हो उसके अनुसार आप उर्वरक का उपयोग करें, और नहीं करें तो कम से कम जांच तो कराएं पहले, तब तो हम विचार करेंगे। हम थोड़े से बीमार होते हैं और 10 तरह की जांच डॉक्टर लिखता है, हम तुरंत करा लेते हैं, बिना कोई पैसा पूछते हैं, ना उससे कोई कंसेशन की बात करते हैं, है ना। ये लगता है कि कब ठीक होके घर पहुंचे। और जिस जमीन में हम लगातार खेती कर रहे हैं, उस जमीन का हम लगातार दोहन कर रहे हैं, उसकी हम कभी जांच के बारे में हमने सोचा नहीं। तो अब मिट्टी की जांच करा ली, फिर आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आप गोबर की खाद, नाडेप की खाद, केचुआ की खाद, है ना, हरी खाद का उपयोग, और नहीं ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो जो सबसे पहले चर्चा की थी हमने प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में क्या क्या करना है सब लिखा हुआ है इस बैनर में, इसीलिए इतना बड़ा बनवाया कि हमें कुछ बताना ना पड़े, आदमी इसको देख ले। एक सूखी खाद है घनजीवामृत, एक तरल खाद है जीवामृत, बीज के लिए बीजामृत है, और कीड़ों के रोकने के लिए अग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, इनका उपयोग है। मतलब ये शुरुआत कहां से हुई, बहुत दिनों से इस पे काम चल रहा है, लेकिन हमारे गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं महामहिम आचार्य देवव्रत जी, इन्होंने अपने गुरुकुल में, हरियाणा के पास जो जगह है वहां 5 एकड़ से इसको प्रारंभ किया। और वो क्यों किया, उन्होंने हम लोगों को ये बताया मीटिंग में कि हमारे यहाँ गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, दवाई डालने से स्प्रे कर रहे थे, स्प्रे करने में जो हमारा व्यक्ति था वो बेहोश हो गया, उल्टी मालो हवा चल गई और वो दवाई सूंघते वो बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए। और बाद में ये निष्कर्ष निकला कि ये जो दवाई इसने डाली थी इसको सेंसिटिविटी ज्यादा थी, किसी किसी को होती है ना दवाई, कोई कोई नहीं डालता, उसको कहीं फफोले पड़ जाए, रिएक्शन जल्दी होता, किसी को नहीं होता। तो बोले वो ठीक हो गया। तो बोले हमने ये विचार किया कि जब इसको सूंघने भर से या थोड़े से समस्या से ये दिक्कत हुई, तो हमारे पास 200 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, माँ बाप ने हमारे पास छोड़े हैं, हम उनको ये जहरीला भोजन करा के क्या पढ़ा रहे हैं। तब उनने इस पर बहुत अनुसंधान किया, कितने लोगों के तो नाम बताए थे उन्होंने, कितनी मेमोरी है उनकी। तो हाँ, कितने लोगों से उन्होंने मिट्टी की जांच कराई, तमाम लोगों के नाम उन्होंने हम लोगों को बताए। तो इसमें जो सबसे सरल सस्ता काम है वो है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र से घन जीवामृत बनाना। घन जीवामृत में आपको 2 क्विंटल गोबर में, देसी गाय के गोबर में 2-3 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 2 किलो खेत की मिट्टी, ये पांचों चीजों को सान के छोटी छोटी कंडे टाइप के बना के छाया में किसी पेड़ के नीचे सुखा के और इकट्ठा करके रख लेना है। जब आप खेत की तैयारी करें, खेत में हल्की सी नमी हो, उस समय 2 क्विंटल को 1 एकड़ जगह में आप डाल देंगे। और उसी के साथ साथ हमें जीवामृत तैयार करना है। इसमें 180 लीटर पानी, 10 लीटर गाय का गौमूत्र, 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 1 किलो खेत की मिट्टी, ये पांचों चीजों को आपको उसमें मिलाना है और रोज उसको सीधी दिशा में घुमाना है और घुमा के उसको फिर ढक के रख देना है। बर्तन से नहीं ढकना, कपड़े से ढकना है, तौलिया से ढकना है, जिससे उसमें हवा जाती रहे। 1 सप्ताह बाद जीवामृत तैयार हो जाएगा। और ऐसा उन्होंने बताया
1 ग्राम गोबर में 3 लाख माइक्रोब्स होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। जब जीवामृत हम तैयार कर लेते हैं तो जीवामृत में उनकी संख्या बढ़ के 7400 करोड़ हो जाती है। कितनी? कहां 3 लाख, कहां 7400 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 7400 करोड़। इतने माइक्रोब्स जब हम जमीन में डालेंगे और एक फसल में हम 3-4 बार डालेंगे, मैंने बोनी के पहले डाल दिया, बोनी के बाद डाल दिया, फिर 8-10 दिन का तब हुआ तब डाल दिया, फिर जब फसल बड़ी हो गई तब उसको और थोड़ा तरल करके, माने 10 लीटर को 10-20 लीटर और पानी में मिला के स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। माइक्रोब्स जाएंगे, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी थोड़ा थोड़ा होता है तो पौधों को मिलेगा। तो हमारी फसल में 2-3 सालों में हमारी जमीन में हमें इतने माइक्रोब्स हो जाएंगे कि हमें उसमें बिल्कुल भी कोई रासायनिक खाद नहीं डालना पड़ेगा। प्रारंभिक वर्षों में आप ऐसे खेत में जहां प्राकृतिक खेती करें, वहां अपने घर के उपयोग के लिए जो आप गेहूं बोते हैं या चना बोते हैं या मसूर बोते हैं या उड़द है या सोयाबीन है या मूंग है, ऐसी फसलें लें जिनकी पोषक तत्वों की मांग कम है ना, तो उनका हम उपयोग करें जिससे हमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो। क्यों? क्योंकि अगर हम प्राकृतिक खेती में पहले दिन से गेहूं करने लगेंगे, मक्का करने लगेंगे तो हमारा उत्पादन कम होगा। तो हम ऐसी फसलें लें जिनकी पोषक तत्वों की मांग कम है, जैसे उड़द है, मूंग है। अब 60 दिनों तो पक ही जाना है मूंग को, कम खाद में काम हो जाता है। तो हम ऐसी फसलों को लेके वहां पे नुकसान होने से बचा सकते हैं अपना। बीच में जब आपको प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो रसायन का उपयोग नहीं करना आपको, लेकिन ट्राइकोडर्मा आप डाल सकते हैं, राइजोबियम कल्चर डाल सकते हैं, पीएसबी कल्चर डाल सकते हैं, एजेटोबैक्टर कल्चर डाल सकते हैं, जेडएस भी डाल सकते हैं, केएस भी डाल सकते हैं। तमाम तरह के कल्चर आते हैं। और दलहनी फसलों में खासतौर से एक माइकोराइजा आता है, आपने नाम सुना होगा कई लोगों ने, ये हमारे विश्वविद्यालय से भी बनता है ये माइकोराइजा, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत कंपनी बेच रही है। ये सल्फर और पोटास वाला भी आ गया, सल्फर वाला भी आ गया, जिंक वाला भी आ गया। और अभी इफको ने निकाला है एक एनपीके कंसोर्शियम, उसमें 4 तरह के कल्चर है, राइजोबियम भी है, एजेटोबैक्टर भी है, पीएसबी भी है और पोटास वाला भी है। उस एक में 4 है। हाँ, तो एनपीके कंसोर्शिया के नाम से है वो। तो हम उसका उपयोग करके माइक्रोब्स की संख्या जमीन में बढ़ा सकते हैं। सारा जो संसार है वो जीवाणुओं का, फफूंद का, एक्टिनोमाइसीटीज का जमीन में है। इनकी संख्या को हम बढ़ा देंगे तो हमारी मिट्टी अपने आप उपजाऊ हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, हर चीज की दवाई हम डाल रहे हैं। हर चीज की दवाई डालने से हमारा जमीन में जो पोषक तत्व है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो हम जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जीवामृत और घन जीवामृत, इन 2 चीजों को तैयार करें और फिर इनका उपयोग हम जमीन में करें। आइए ना प्लीज। अब मैं चर्चा को और अभी आगे मैं और बढ़ाऊंगा। मैं इस बीच में हमारे बीच डॉक्टर यादव साहब उपस्थित हैं। आप खासतौर से उद्यान की फसलों के बारे में कोई शंका आपकी हो तो वो पूछ सकते हैं।